नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रिंकू डाबरा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डाबरा लीगल एंड एचआर सपोर्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे द कोड ऑन वेजेस 2019 का जो एक्ट है। तो ये एक्ट बेसिकली बना है चार एक्ट, जो पुराने चार एक्ट थे उनको मर्ज करके नया एक्ट बना है। तो इस एक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये आप सभी लोगों को पता है कि ये एक्ट 2019 में एप्लीकेबल होने थे, जो कि बन तो गया था 2019 में, पर एप्लीकेबल भी होना था, बट कोविड की वजह से और गवर्नमेंट के प्लान्स की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। बट न्यूज के सोर्सेज से पता लग रहा है कि ये एक्ट जो है 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो सकता है। तो इसलिए हम इस एक्ट में पढ़ेंगे कि जो पुराने एक्ट थे उनके कंपैरिजन में नए एक्ट में क्या डिफरेंस आया है और इस एक्ट में क्या क्या चीजें मेंशन है, क्योंकि ये 1 जुलाई से मोस्ट प्रोबेबली एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल ने भी ड्राफ्ट बना लिया है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, बीजेपी, जिन जिन स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है वहां पे मोस्टली ड्राफ्ट बन गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल हो सकता है। तो एप्लीकेबल होने से पहले ही ये हर एचआर प्रोफेशनल को पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे द कोड ऑफ वेजेस 2019 का जो एक्ट है। पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो बैकग्राउंड जो है इसका, द सेकंड कमीशन व्हिच वाज अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट submitted its report in June 2002, and commission recommended that existing set of labor laws need to reform and suggest to reform them into the four groups। तो चार नए एक्ट जो है बन चुके हैं, बस उनको इम्प्लीमेंट होना बाकी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे द कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 के बारे में। तो जो कोड ऑफ वेजेस का जो पहला बिल था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 10 अगस्त 2017 में, जो 16th लोकसभा थी। बट 16th लोकसभा जो है डिजॉल्व हो गई थी, उसकी वजह से ये बिल जो है लेफ्ट हो गया था, पास नहीं हो पाया था। तो उसके बाद जो है, आफ्टर द इनकॉर्पोरेटिंग सजेशंस ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, द बिल वाज रीइंट्रोड्यूस इन द 17th लोकसभा एंड इट वाज पास्ड ऑन द 13 जुलाई 2019। यानी कि जो 17वीं लोकसभा थी, उस लोकसभा थी उसमें इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया और 30 जुलाई 2019 में ये पास हो गया। और ऑन 22 अगस्त बिल वाज पास्ड इन दी राज्यसभा, क्योंकि दोनों हाउस में पास होना बहुत जरूरी है और उस पे जो है प्रेसिडेंट के सहमति होनी भी बहुत जरूरी है। तो क्या है कि लोकसभा में 30 जुलाई 2019 को पास हो गया, 2 अगस्त 2019 को ही ये राज्यसभा में पास हो गया, और 8 अगस्त को जो है इसको प्रेसिडेंट ने भी पास कर दिया। जो कोड था वो अब जो है एज ए एक्ट नोटिफाई हो गया और इसका नाम था द कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019। और नेक्स्ट बैकग्राउंड है, द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम द ड्राफ्ट रूल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो रूल जो है ड्राफ्ट कर लिए थे, और जैसे कि अभी न्यूज के सोर्सेस से पता लगता है कि जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे मोस्टली हम कह सकते हैं कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, उन सभी स्टेट्स ने भी अपने रूल फ्रेम कर लिए हैं। तो वो या तो सेंट्रल के गवर्नमेंट के जो रूल है उनको फॉलो कर ले, या वो अपने स्टेट के रूल्स को बना सकती हैं। तो ज्यादातर स्टेट ने बना लिया है रूल्स वगैरह। ठीक है। तो ये जो कोड है, कोड जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, आप कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 के बारे में, ये एक्ट इन्फॉर्म्ड हो गया है क्योंकि ये एक्ट बन चुका है। और जो चार जो पुराने एक्ट थे जो रिपील्ड हुए यानी कि कैंसिल हुए, वो कौन कौन से थे? वो थे, एक तो था द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, सेकंड है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, थर्ड है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, और फोर्थ है द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये चारों एक्ट जो है रिपील्ड हो चुके हैं, और एक नया कोड जो है, एक्ट जो है वो फॉर्म्ड हुआ है, और वो एक्ट है द कोड ऑन वेजेस 2019। ठीक है। तो चार तो मेन एक्ट्स थे, लेकिन जो कुछ रूल आए हैं, सारी चीजें जो चेंजेस हुए, तो वो इस स्लाइड में मेंशन है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट proposes to make in exercise of the power conferred by the section 67 of code on wages act 2019, read with the section 14 of the general clauses act 1897, and सुपरसेशन ऑफ जो है द पेमेंट ऑफ वेजेज प्रोसीजर रूल 1937 में जो आया था, सेकंड है द पेमेंट ऑफ वेजेज नॉमिनेशन रूल 2019, थर्ड है मिनिमम वेजेज सेंट्रल रूल्स 1950, फोर्थ है मिनिमम वेजेज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड रूल 2011, फिफ्थ है ईज ऑफ कॉम्प्लाइंस टू मेंटेन द रजिस्टर अंडर द वेरियस लेबर रूल्स 2017 टू extend the rules are the made in exercise of the power confirmed by the section 13 of the Equal Remuneration Act 1976,
Section 25 of 1976, Section 29 and Section 30 of Minimum Wages Act 1948, and the Section 26 of the Payment of Wages Act 1936 and its applicability. Sixth point है the Payment of Bonus Rule 1975. Seventh है Equal Remuneration Rule 1976 and the Central Advisory Committee on Equal Remuneration Rules 1991. यानी कि जो मेजर तो यही 4 एक्ट है जो रिपेल्ड हुए हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड जो रूल्स आए थे या नोटिफिकेशंस आए थे वो सारे भी मर्ज कर दिए गए हैं नए एक्ट में, द कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिकली हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव मेंशन करे हैं। पहला है टू फॉर्म द यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी, यानी कि wage code now encounter uniform applicability of the provision of timely payment of the wages and the minimum wages to all employees irrespective of the wages ceiling and the sector। यानी कि पहले सीलिंग्स थी अलग अलग सेक्टर्स की कि इतनी लिमिट होगी, लाइक कि बोनस की किस हिसाब सीलिंग थी, अनस्किल्ड की अलग सीलिंग थी, और पर्टिकुलर सेक्टर की थी कि स्किल्ड क्या नाम है इंजीनियरिंग कंपनी में होगी तो ये लिमिट होगी। इंजीनियरिंग कंपनी में भी 2 लिमिट थी कि 50 एम्प्लॉय तक की इंजीनियरिंग कंपनी है तो ये लिमिट होगी, और उससे ज्यादा की है तो ये होगी, तो उसको खत्म कर दिया गया है। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेजेस, यानी कि पहले हर एक्ट में अलग अलग वेजेस की डेफिनेशन थी, अब जो है एक सिंगल डेफिनेशन फॉर्म कर दी गई है। थर्ड है कि डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉय एंड वर्कर, यहाँ पे जो सेपरेट डेफिनेशन दी गई है एम्प्लॉयर और वर्कर के लिए। पहले क्या था कि हर एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशंस दी गई थी। अब चेंजेस क्या है, तो हम चेंजेस के बारे में जान लेते हैं। पहले मेजर चेंजेस जो है, फिर एक्ट वाइज भी देखेंगे जो एक्ट जो है रिपील्ड हुए हैं उन एक्ट के अकॉर्डिंग भी क्या चेंजेस हैं। द वेजेस कोड कंसोलिडेट्स द 4 लेजिस्लेशन। फर्स्ट इज मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। 115 sections of all the 4 legislations are now brought under the 69 section and in 9 chapters. All applicable definitions for the code are brought together in the first chapter, means the single definition hold good for the entire code। यानी कि एक डेफिनेशन ही एप्लीकेबल होगी पूरे कोड के अकॉर्डिंग, यानी कि एक लाइक की एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन होगी वो सेम होगी पूरे कोड में। प्रीलिमिनरी एडवाइजरी बोर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूज क्लेम एंड द एडल्ट इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर, यानी कि जो पहले इंस्पेक्टर होते थे ऑडिटर होते थे उनको फैसिलेटर बना दिया गया है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में भी चेंजेस हुए हैं। Miscellaneous are the common chapter applicable to all the topics of the code. The provisions related to the equal remuneration are included into 2 sections of the first chapter. Separate chapter for the minimum wages, payment of wages and the payment of bonus are provided. The code is applicable to both organized and unorganized sector। यानी कि जो एक्ट है कोड एक्ट है ये, यानी कोड पहले था अब तो एक्ट बन गया है। ये जो एक्ट है सभी सेक्टर में एप्लीकेबल होगा, ऑर्गेनाइज में भी अनऑर्गेनाइज में भी। पहले जो 4 एक्ट्स थे, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस और इक्वल रिम्यूनरेशन, ये केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में एप्लीकेबल होते थे, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं जैसे कि हमारे घर पे जो मेड होती है या जो सर्वेंट रख लिए जाते हैं उन पे जो है एक्ट एप्लीकेबल नहीं थे। अब ये जो नया जो एक्ट है ये सब पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। ठीक है। नेक्स्ट चेंज है द एम्प्लॉय डेफिनेशन इज वाइंडेड एंड कवर ऑल द एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द मैनेजर एंड सुपरवाइजर। यानी कि जो अब एम्प्लॉय की डेफिनेशन है वो मैनेजर और सुपरवाइजर को भी कवर करेगी। जैसे कि पहले जो लिमिट थी कि वो केवल एक लिमिट तक करती थी, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो वो केवल एम्प्लॉय मानती थी कि जिसकी 24,000 से कम सैलरी है। पेमेंट ऑफ वेजेस के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें भी यही था कि क्या नाम है जिसकी 24,000 से कम है वही एम्प्लॉय है। लेकिन अब जो है मैनेजर और सुपरवाइजर भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। इवन थॉट द वर्कर डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड, वर्कर की डेफिनेशन इसमें दी गई है। इट डज नॉट हैव द मच सिग्निफिकेंस इन द कोड एज इट कवर ऑल द एम्प्लॉयज। द कॉन्ट्रैक्टर इज इंक्लूडेड एज एन एम्प्लॉयर, यानी कि जो एक कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी एक एम्प्लॉयर माना गया है। लाइक की बोनस की जो एप्लीकेबिलिटी है, पहले क्या था कि पहले जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता था जब उसको 5 साल हो जाते थे तब उस पे बोनस एप्लीकेबल होता था। लेकिन अब जो है कॉन्ट्रैक्टर को 5 साल होने पे भी बोनस एप्लीकेबल हो जाएगा। लाइक की एग्जांपल कर लेते हैं कि कोई कंपनी है नोएडा फार्मेसीज, वो नई कंपनी आई है लेकिन उसने जो मैन पावर के लिए कॉन्ट्रैक्टर रखा है, कॉन्ट्रैक्टर है XYZ मैन पावर कॉन्ट्रैक्टर, वो 4 साल पुराना है। तो यानी कि कंपनी के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसके अकॉर्डिंग तो 5 साल बाद बोनस एप्लीकेबल होना चाहिए।
बट दिस इस एक्ट को एप्लीकेबल होने के बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन को 5 साल हो जाएंगे तब से ही बोनस एप्लीकेबल हो जाएगा। इवन तो यूनिफॉर्म वेजेस डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड, यानी कि एक यूनिफॉर्म वेजेस की आएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। The labor department officials can now be insist to maintain the basic and DA at least as fixed in the notification, and air freight case may not be of help. इंक्रीजिंग इन जेंडर डाइवर्सिटी इन द इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट था उसमें पहले केवल मेल और फीमेल की बात की गई थी, लेकिन अब थर्ड जेंडर को भी इंक्लूड कर लिया है। द प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड टू इनिशिएट द prosecution of on employer by the employee and trade union in addition to inspector under the code. Responsibility for the payment of dues of the contractor employees principal employer is made responsible in case of failure by the contractor as per the section 43 of this code. However, the dues included bonus as well. The current settlement is now the principal employee is not responsible for the bonus, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो करंट एक्ट है, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी एम्प्लॉय का बोनस नहीं देता है तो एम्प्लॉय जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर क्लेम नहीं कर सकता। बट इस एक्ट को एप्लीकेबल होने के बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्टर निकल जाता है, डिफॉल्ट कर देता है, यानी कि पेमेंट ले लेता है कंपनी से और एम्प्लॉयज को पे नहीं करता है, तो भी लायबिलिटी जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होगी, कॉन्ट्रैक्ट के जो एम्प्लॉय थे उनको बोनस दिलाने की। दूसरा जो चेंज हुआ है, ठीक है, द लिमिटेशन टू क्लेम द ड्यूज फ्रॉम द एम्प्लॉय इंक्रीज फ्रॉम 6 मंथ टू 2 years एज इट वाज अर्लियर, नाउ इट इंक्रीज टू द 3 year, यानी कि जो पहले क्लेम करने के लिए एक टाइम पीरियड था और एक्ट में अलग अलग था, यानी कि मिनिमम 6 मंथ था और मैक्सिमम 2 साल तक था, बट अब जो है 3 साल तक कर दिया है। द इंस्पेक्टर विल हैव द रोल ऑफ फैसिलिटेशन इन एडिशन टू इंस्पेक्टर, यानी कि जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर होते थे वो फैसिलिटेटर होंगे या ना कि इंस्पेक्टर होंगे, यानी कि वो एडवाइस भी करेंगे कंपनी को कैसे कॉम्प्लाइंसेस को फुलफिल करना है। द प्रोविजन आर मेड फॉर द वेब बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम, यानी कि जो ऑडिट वगैरह होंगे, यानी कि जो कॉम्प्लाइंसेस का ऑडिट होगा वो ऑनलाइन होगा, पोर्टल बेस पे होगा। Granted penalty system is provided in case of the contravention of the provision of this act. The executives is provided with the power to inquiry and impose a penalty on certain offences. Grades are defined for unskilled, semi skilled and skilled, higher skilled as well, यानी कि जो ग्रेड्स हैं एज पर एज वर्क, जैसे कि हाउसकीपिंग के बंदे हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, ऑपरेटर है वो किस कैटेगरी में आएगा, ड्राइवर है वो किस कैटेगरी में आएगा, पेंटर है वो किस कैटेगरी में आएगा। इस कोड पे एप्लीकेबल होने के बाद ये भी डिफाइन कर दिया गया है, जबकि पहले ऐसा कोई डिफाइन नहीं था। हरियाणा में थे 2 ग्रेड डिसाइडेड, अनस्किल में कौन आता, स्किल में कौन आता, बट अगर हम यूपी की बात करें तो ऐसे डिसाइडेड नहीं था कि इस वर्क की जो प्रोफाइल है वो कौन से ग्रेड के अंदर आएगी। बट इस कोड को एप्लीकेबल होने के बाद ये डिफाइन कर दिया गया है पूरा कि कौन अनस्किल्ड में आएगा, कौन सेमी स्किल्ड में आएगा, कौन स्किल्ड में आएगा और कौन हाईली स्किल्ड में आएगा। अगर आप लोगों को इंटरनेट पे नहीं मिलता तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे जिसमें ये ग्रेड्स वगैरह दी गई हैं। No employee allowed or required to work on rest day unless he has or will have a substitute rest day for the whole day on one of the 5 day immediately before and after the rest day, यानी कि कोई भी एम्प्लॉई लगातार वर्क नहीं करेगा, यानी कि अपने रेस्ट डे पे वर्क नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक उसको जो उसका रेस्ट डे, यानी कि संडे अगर रेस्ट डे है तो उससे कम से कम 5 दिन पहले उसको रेस्ट ना मिला हो और 5 दिन बाद रेस्ट ना मिले तो वो रेस्ट डे पे वर्क नहीं करेगा। यानी कि अगर संडे पे काम कराना है तो उसको संडे से 5 दिन पहले या 5 दिन बाद रेस्ट देना बहुत कंपलसरी है। पहले 3 दिन था, यानी कि पहले कंटिन्यूअस कोई भी एम्प्लॉय 10 दिन काम कर सकता था, बट अब इस एक्ट के आने के बाद क्या नाम है 12 दिन कर सकेगा, क्योंकि पहले 3 दिन इमीडिएट और आफ्टर था, अब 5 डे हो गया है। द अथॉरिटी शुड हैव द मैक्सिमम टाइम टू फिनिश द कंप्लेंट विद इन 3 मंथ, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको 3 मंथ में कंप्लीट करना ही करनी है, और अगर उस कंप्लेंट के बाद अगर एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाई नहीं है तो अपील के लिए जा सकता है विद इन 90 डेज। अब हम एक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। एज पर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट प्रोवाइड प्रोविजन एड्रेस मच बियॉन्ड द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जेंडर पहले केवल जेंडर के अकॉर्डिंग था कि यानी कि मेल और फीमेल को बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन अब क्या इंक्लूड हुआ है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ सेम वर्क और work of similar nature talks about the equality between the employees when the skill, effort and the responsibility are the same
एंड आल्सो व्हेन परफॉर्म्ड अंडर द सिमिलर वर्किंग कंडीशन, यानी कि अब केवल मेल और फीमेल की बात नहीं की गई है, अब बात की गई है कि सपोज करो कि कोई एक एग्जीक्यूटिव लेवल का एम्प्लॉय है। कंपनीज में भी क्या हो रहा है कि एक एग्जीक्यूटिव को क्या है कि 40,000 रुपए दिए जा रहे हैं और दूसरे एग्जीक्यूटिव को 27,000 रुपए में रखा जा रहा है, जबकि उसका वर्क प्रोफाइल भी सेम है, स्किल्स भी सेम यूज हो रहे हैं, एफर्ट्स भी सेम यूज हो रहे हैं और वर्किंग कंडीशन भी सेम है, यानी कि वही एसेट्स उसको मिल रहे परफॉर्म करने के लिए, बट जो उसकी सैलरी है उसमें डिफरेंस है। इस एक्ट को एप्लीकेबल होने के बाद जो है इक्वल डेजिग्नेशन पे इक्वल ही सैलरी मिलेगी, इसको भी कंसीडर किया गया है। यानी कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में ये चेंजेस आया है कि पहले केवल मेल और फीमेल को देखा गया था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कि जितना मेल को सैलरी मिली है उतनी फीमेल को मिलनी चाहिए, बट अब क्या है कि प्रोफाइल को ध्यान में रखा गया है, स्किल्स को ध्यान में रखा गया है, एक्सपीरियंस को ध्यान में रखा गया है, क्या एफर्ट्स है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वर्किंग कंडीशन क्या है, उसको ध्यान में रखा गया है, तब जाके सैलरी डिसाइड होगी। यानी कि सेम सैलरी मिलेगी अगर कोई दो सेम डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, एफर्ट सेम है और क्या नाम है वर्किंग कंडीशन सेम है, तो उसको भी उन सभी को सेम सैलरी मिलेगी। अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या चेंज है। द कोड इंटेंड टू कवर ऑल द एम्प्लॉयज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी कि पहले जो पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल होता था वो केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में एप्लीकेबल होता था, अब क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कवर हो गए हैं। द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट इन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी कि शेड्यूल मेंशन होते थे हर एक्ट में कि शेड्यूल वाला है, ये है शेड्यूल वाला, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्लोर वेजेस फिक्स करेगी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फिक्स द लेस देन द फ्लोर वेजेस, यानी कि सपोज करो कि एक वन नेशन वन वेजेस आएगा, यानी कि वन नेशन वन वेजेस वन ग्रेड, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अनस्किल के लिए एक रेट डिफाइन कर देगी, सपोज करो कि 15,000 कर दिए तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उससे ऊपर दे सकती है पर उससे कम नहीं देगी। द एडवाइजरी बोर्ड नाउ हैव टू स्कोप टू एडवाइज ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ द कोर्ट, जो एडवाइजरी बोर्ड है वो कोर्ट से रिलेटेड सारे मैटर्स पे एडवाइज कर सकती है। मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग द मिनिमम रेट्स ऑफ द वेजेस, यानी कि मिनिमम रेट्स जो होंगे वेजेस को किन फैक्टर्स को रखते हुए कैलकुलेट किए जाएंगे। तो पहला है द स्टैंडर्ड वर्किंग क्लास फैमिली which includes a spouse and 2 children apart from the working, an equivalent of 3 adult consumption unit, a net intake of 2700 calories per day per consumption unit, 66 meter cloth per year standard working class family, housing rent expenditure to constitute 10% of food and clothing expenditure, fuel, electricity and the other miscellaneous item of expenditure to constitute 20% of the minimum wages, expenditure for the children education, medical recruitment, recreation and the expenditure on the constituencies to constitute 25% of the minimum wages। अब क्या है कि जब ये एक दिन की सैलरी आ जाएगी तो इसको 8 से डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि आवरली वेजेस निकल के आ जाए। The central government has the right to set the floor wages, but if the minimum wages are more than the floor wages, इसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है फ्लोर वेजेस लाने का, बट कंडीशन ये है कि अगर किसी स्टेट में मिनिमम वेजेस उस फ्लोर वेजेस से पहले से ही ज्यादा है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने मिनिमम वेजेस को कम नहीं करेगी। अब हम बात कंटिन्यू करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस में ही। The authorized deduction provided and payment of wages Act 1936 are largely retained. The wages ceiling, which was available easier for the applicability, is no longer exist. यानी कि जो सीलिंग लिमिट थी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। Now there is no such different date for the payment. जैसे कि पहले दो डेट थी 7th और 10th, यानी कि जिस कंपनी में 1000 से कम एम्प्लॉय होते थे तो वो कंपनी 7th को पेमेंट तक की लिमिट थी, और जिसमें 1000 से ज्यादा होते थे तो उसको 10th 10 दिन का टाइम दिया गया था कि 10 दिन तक 10 तारीख तक सैलरी करनी होती थी। बट अब जो है इस कंडीशन को खत्म कर दिया है कि चाहे 10 एम्प्लॉय हो या 10,000 हो, 7th को ही सैलरी करनी पड़ेगी। पेंडिंग वेजेस आर टू बी क्लियर्ड विद इन 2 वर्किंग डेज इवन इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन। पहले क्या था कि टर्मिनेशन के केस में केवल 2 दिन में वेजेस देने होते थे, अब रेजिग्नेशन के केसेस में भी 2 ही वर्किंग डे में फुल एंड क्या नाम वेजेस देने होंगे। अगर अदर बेनिफिट्स है उनको बाद में दे सकते हैं, पर जो सैलरी है वो 2 ही दिन में क्लियर करनी होगी। जो डिडक्शन का पार्ट है उसको
वो जो है 50% से ज्यादा नहीं होगा उसके वेजेस से। पहले क्या था कि 50% था कोऑपरेटिव सोसाइटी में, 75% था, बट अब कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या कोई भी स्टैब्लिशमेंट हो, उसमें केवल 50% से ज्यादा डिडक्शन नहीं होगा, चाहे किसी भी प्रकार का डिडक्शन हो। अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ बोनस की। द कॉन्सेप्ट ऑफ द बोनस एंड कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी हैज नॉट बीन अंडरगोन एनी चेंज, यानी कैलकुलेशन का जो प्रोसेस था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बट जो सीलिंग थी जो पहले 21,000 थी, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है एज पर एज द इंडस्ट्री, एज पर एज द स्टेट, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। यानी कि अभी 21,000 सीलिंग लिमिट थी बोनस की, बट अब वो लिमिट नहीं है, अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। पहले क्या था, पहले क्या था कि पहले कंपनियां 3 फाइनेंशियल ईयर रखती थी, अलग अलग थी, प्रोविजन था, जैसे कि कॉर्पोरेट के लिए अलग था, और जो कंपनीज थी उनके लिए फाइनेंशियल ईयर का पीरियड अलग था, और अदर सेक्टर की जो थी उनके लिए अलग था। अब जो है एक ही फाइनेंशियल ईयर होगी, जो कि 1 अप्रैल को माना जाएगा, यानी 1 अप्रैल से लेके जो नेक्स्ट ईयर का मार्च की 31 तारीख होगी, उसको फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर किया जाएगा। पहले पेमेंट ऑफ बोनस के अकॉर्डिंग 3 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर की डेट्स दे रखी थी, तो उसको वो अलग है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बोनस में चेंज हुआ है कि डिस्क्वालिफिकेशन। पहले जो डिस्क्वालिफिकेशन था, फ्रॉड था, थेफ्ट के अकॉर्डिंग, जो अगर कोई थेफ्ट केस था तो उस पर डिस्क्वालीफाई होता था, यानी कि वो एम्प्लॉय बोनस के लिए एलिजिबल नहीं था। बट अब क्या है कि अगर कोई किसी एम्प्लॉय पे सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज लगता है, तो उस केस में भी उस एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है द बोनस शैल बी पेड बाय क्रेडिटिंग इन द बैंक अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय ओनली। पहले क्या था कि पहले ये कोई कंडीशन नहीं थी कि बैंक में ही जाएगा, पहले ये था कि कैश जाए या चेक मिले। बट अब एक कंडीशन ऐड कर दी गई है कोड ऑन वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग, कि जो बोनस का पैसा है वो भी अकाउंट में ही जाएगा। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नाउ कैन एग्जेम्प्ट एनी एस्टेब्लिशमेंट हैविंग रिगार्ड टू एनी अदर स्कीम ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग अवेलेबल इन सच एस्टेब्लिशमेंट। इसका कहने का मतलब है कि अब जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होते हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट आएगी, और जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, तो उनको राइट है कि वो किसी भी स्टैब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है बोनस से, अगर वो कंपनी अपना प्रॉफिट किसी और तौर पे शेयर कर रही है एम्प्लॉयज के साथ, लाइक कि कुछ इंसेंटिव दे रही है, मंथली इंसेंटिव दे रही है, लाइक कि प्रोडक्शन इंसेंटिव दे रही है, तो उसमें प्रॉफिट शेयर कर रही है। तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर कंपनी दिखा देती है कि हम तो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो वहां पे जो है उस कंडीशन में लायबिलिटी को, बोनस की लायबिलिटी को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट खत्म कर सकती है। अब आते हैं ऑफेंस और पेनल्टीज की बात करते हैं। अगर इस कोड को कोई एम्प्लॉयर फुलफिल नहीं करता है, इसके कॉम्प्लायंसेस को फुलफिल नहीं करता है, तो क्या ऑफेंसेस होंगे और क्या पेनल्टीज होगी। प्रोविजंस आर मेड फॉर द कंपोजिशन ऑफ और कंपाउंडिंग ऑफ offenses which does not involve imprisonment कैन नाउ बी कंपाउंडेड। यानी कि अब जो है पहले क्या था कि हर केस में जो है, हर कंडीशन में ये था कि मालिक को, जो मैनेजर है या मालिक है, जो ऑथराइज पर्सन है, उसको जेल का क्राइटेरिया था कि उसको 3 मंथ से लेके 6 महीने तक, 2 साल तक की सजा होगी। बट अब ऐसा नहीं है कि हर केस में ही कि उसको जेल जाना पड़ेगा। अभी क्या है कि द फाइन्स फॉर द कंट्रीब्यूशन अंडर द वेजेस कोड आर इंक्रीज, यानी कि जो फाइन की कंडीशन है वो इंक्रीज कर दी गई है, 10,000 से लेके 1 लाख तक का होगा। जो जेल का नेक्स्ट पॉइंट है, जो जेल का प्रावधान है, यानी कि सजा किस कंडीशन में होगी। अगर कोई पहली बार गलती करता है तो उस कंडीशन में जेल नहीं होगी ऑनर को या मैनेजर को या जो ऑथराइज पर्सन है। बट अगर वो सेकंड टाइम भी गलती करता है या कंटिन्यूअसली ऑफेंसेस करता है, तो उस कंडीशन में जेल होगी। फोर्थ कंडीशन है कि अगर किसी एम्प्लॉयर पे कोई चार्ज लगता है नॉन कॉम्प्लाइंसिस का, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो फाइन लगा, सपोज करो कि 80,000 रुपये फाइन लगा किसी नॉन कॉम्प्लाइंसिस के लिए, तो उस कंडीशन में क्या है कि 50% उसका फाइन वो सबमिट कर सकता है। क्या नाम है, एम्प्लॉयर जो है 50% फाइन सबमिट करके, और जो कॉम्प्लाइंस नॉन कॉम्प्लाइंस कर रहा था उस कॉम्प्लाइंस को वो फुलफिल कर सकता है, तो उस केस में उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, यानी कि जेल वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये एक वीडियो थी कोड ऑन वेजेज एक्ट पे, जो कि कभी भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, यानी कि वो 1 जुलाई से भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो इसलिए हमने आज इसको डिस्कस किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है 4 नए कोड बनाए थे,
एक्ट्स बनाए थे 29 एक्ट को रिपील करते हुए। तो आज हमने डिस्कस किया है कोड ऑन वेजेस के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे जाके बेल उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिल सके। जो कि आने वाली वीडियोस है जो 3 और एक्ट बचे हैं उनके ऊपर जल्द ही वीडियो बनाएंगे हम जून 2022 में ही, क्योंकि 1 जुलाई 2022 से तो इसकी एप्लीकेबिलिटी होने के चांसेस है। तो जो बाकी के एक्ट बचे हैं वो है दी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एक्ट 2020, दी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 एंड दी आईआर कोड 2020। तो धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दें।